जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में 8वें पे कमीशन की अधिसूचना और पेंशनर्स को खतरा और बिल्कुल दोस्तों और चिंता। आखिर कौन सी चिंता सता रही है, क्या सरकार खेल खेल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। और वित्त मंत्री से कल हुई बैठक, जंतर मंतर पर धरना और प्रदर्शन था ओल्ड पेंशन स्कीम और 8वें वेतन आयोग को लेकर। और दिल्ली को दहलाने वालों को चेतावनी, रक्षा मंत्री जी ने चेतावनी दी है। सेना प्रमुख ने क्या चेतावनी दी है और साथ ही मीडिया क्या कह रही है कि आखिर ये हादसा था, किस तरीके का था, क्या प्लानिंग थी, ये निकल के आया, इसके बारे में बात करूंगा। और ताम्रम में स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें सारी समस्याओं का किया गया समाधान। और धर्मेंद्र यानी जो अभिनेता, उनकी मौत की खबर, मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल। तो खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं 8वें वेतन आयोग को लेकर भ्रामक शब्दावली में उलझे पेंशनभोगी। 8वां वेतन आयोग की भ्रामक शब्दावली में उलझे पेंशनभोगी। पेंशनरों ने कहा उन्हें बोझ या वित्तीय बाधा के रूप में न देखे सरकार, उन्हें बोझ या वित्तीय बाधा के रूप में न देखे सरकार। यानी इलाहाबाद 8वें वेतन आयोग की भ्रामक शब्दावली में पेंशनर्स उलझ गए। वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में पेंशनर्स का कोई उल्लेख नहीं है। और ये आज नहीं दोस्तों, मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। सबसे पहले ट्रेड यूनियंस जितनी हैं, आपने देखा होगा, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय हो या ट्रेड यूनियन की दूसरी अमरजीत कौर के बयान हो, श्री कुमार के बयान हो, डॉक्टर मंजीत पटेल का बयान हो और पेंशनर एसोसिएशन ने सब वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आखिर इस शब्दावली का क्या मतलब है। क्या आपने 69 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बाहर कर दिया है, क्योंकि आपकी मंशा पर सवाल है। और यह सवाल दोस्तों इतना गंभीर बनता जाता है कि जिस तरीके से अधिसूचना के बाद फाइनेंशियल बिल आया, उस पर कई सवाल उठे और उन्होंने लिखित में कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। फिर संसद लगी, राज्यसभा लोकसभा में इस प्रकार के सवाल उठे, उसमें भी उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया। अब फिर दोस्तों फिर आप देख सकते हो सरकार के सामने कहा गया है कि आप लिखित में दीजिए, क्योंकि चिंतित हैं वो पेंशनर जिन्होंने देश की सेवा की है। और कहा जा रहा है कि शनिवार को विकास भवन में हुई गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में इस मामले पर पेंशनरों ने अपनी चिंता व्यक्त की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व मंडलायुक्त आर.एस. वर्मा ने कहा कि शासन की वित्तीय स्थिति के बहाने वेतन आयोग के कार्य क्षेत्र को सीमित कर पेंशनर का स्पष्ट उल्लेख न कर वर्तमान सरकार द्वारा पेंशन भोगियों को बोझ या वित्तीय बाधा के रूप में देखा जा रहा है। यानी जब भी सरकार कर्मचारियों को कुछ देती है तो वित्तीय बोझ यानी ये पहले देखती है। जिसी तरीके से 18 महीने का एरियर, यानी आप समझ सकते हो 3400 कुछ करोड़ रुपए सरकार खा गई है और हमेशा वित्तीय बोझ की बात कहती है। और इसी को लेकर पेंशनरों के साथ भी ये अन्याय करने की तैयारी कर रही है। और इसीलिए एसोसिएशन ने इस अध्यक्षता में कहा कि लगता है अब पेंशनर सरकार के ऊपर बोझ हो गए हैं। और उन्होंने कहा है कि सरकारी सेवकों पेंशनों के कठोर परिश्रम के फलस्वरूप भारत अब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन रहा है। मांग की गई है कि संदर्भ शर्तों से आपत्तिजनक भ्रामक शब्दावली को हटाते हुए पेंशनर को पूर्ववत कंसोलिडेटेड फंड से इज्जतदार और उचित जीवन निर्वाह करने लायक पेंशन दी जाए। इस पर स्वतंत्र रूप से आख्या देने के आयोग को पूर्ण छूट दी गई है। पेंशनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता व महंगाई राहत को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की जाए। दोस्तों इतनी स्थिति खराब हुई कि ये और एक कदम और आगे बढ़ गए। हो सकता है कि महंगाई राहत पर भी ये चोट करें, जो कि हर 6 महीने बाद आपको मिलती है। ये भी कहा, इसके ऊपर भी आप स्पष्ट किए। साथ ही वित्त अधिनियम मार्च 2025 के तहत पेंशन नियमों में किए गए संशोधन को वापस लिया जाए। वहीं पेंशन सारांशीकरण की कटौती 15 वर्ष की बजाय 11 वर्ष यानी कम्यूटेशन रिकवरी की बात की है। मांगे न मानने पर पेंशन ने एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करने के साथ वर्तमान सरकार का विरोध करने की भी चेतावनी दी है। बैठक के दौरान नवंबर माह में और उन्होंने इस तरीके का सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा हुआ है। तो आप दोस्तों देख सकते हो कितनी बड़ी मीटिंग है। चिंता सता रही कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। चिंता सता रही है कि आगे आपको महंगाई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी दोस्तों। और ये फाइनेंशियल बिल 2025 और जिस तरीके से हम सरकार और पेंशनर के बीच में एक अनिश्चितता का माहौल
खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों लगातार इस तरीके की चिट्ठी सरकार के पास जा रही है। सरकार अब कब जवाब देगी, या उनका संसद शीतकालीन सत्र अभी शुरू होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं अगली। वित्त मंत्री से कल हुई बैठक, जंतर मंतर का दबाव। हाँ जी दोस्तों, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यानी 9 तारीख को डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल की अगुवाई में एक बहुत बड़ा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होता है। उसकी तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की थी, उनके साथ जो बातचीत हुई वो मैंने आपके साथ साझा की थी। अब उन्होंने जो ट्वीट किया वो देखिए। 9 नवंबर के आंदोलन के तुरंत बाद ऑल इंडिया नेशनल पेंशन स्कीम के डेलीगेशन कि माननीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के श्री पंकज चौधरी जी से के साथ ओपीएस बहाली, 8वां वेतन आयोग, टीईटी मुद्दे पर हुई महत्वपूर्ण बैठक। महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई सकारात्मक बातचीत। डेलीगेशन में हमारे साथ मौजूद रहे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव जी, दिल्ली संयोजक आकिल अख्तर जी और अतिरिक्त राष्ट्रीय सचिव राकेश राय जी, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमेश बिरमोड़ और डिफेंस के पश्चिम बंगाल प्रभारी अभिषेक विश्वास जी, जैसा उन्होंने कहा है। और इसके आप चित्र देख सकते हो, उन्होंने अपना एक लेटर और चिंता सरकार के सामने रखी और उधर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी। तो दोस्तों यानी ये लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है हम एजिटेशंस करेंगे, क्योंकि ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है, या पेंशनर के अब जितने भी मुद्दे हैं, या केंद्रीय कर्मचारियों के जितने मुद्दे हैं, सरकार बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दे रही है। सरकार यानी इन्होंने बातचीत की होगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया होगा कि सरकार एक खेल खेल रही है। सरकार की लंबी प्लानिंग यही है कि पेंशनर को डीआर ना दिया जाए और उन्हें 8वें वेतन आयोग से दूर किया जाए, और पेंशन जो व्यवस्था है उसको ओपीएस को भी धीरे धीरे खत्म किया जाए। यानी पेंशन के बाद कुछ नहीं, जब तक ये इस तरीके से आप ये देख सकते हो, आपके सामने पूरा प्रमाण है। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के दहलाने वालों के लिए आखिर क्या है। सबसे पहले मीडिया एनालिसिस करते, मीडिया एनालिसिस कह रहा है कि ये कोई सुसाइड मिशन नहीं है, ये एक पैनिक अटैक है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही फरीदाबाद में आरडीएक्स पकड़ी जाती है, डॉक्टर पकड़ा जाता है, तो उनके पास जितना आरडीएक्स है वो लेकर के भाग रहे हैं, छुपा रहे हैं, और उन्हें चलती गाड़ी में कभी कोई इस तरीके के धमाके नहीं होते हैं। ये इतना ज़्यादा आरडीएक्स था कि इसकी उन्होंने कहा इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती थी, ज़्यादा नुकसान हो सकता था, ज़मीन में गड्ढे पड़ सकते थे, स्प्लिंटर निकल सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा ये एक घबराहट वाला धमाका है। आईडी अधूरी और गलत तरीके से जोड़ी गई थी, इसलिए नुकसान बहुत सीमित रहा। घटनास्थल का कोई गड्ढा या छर्रे नहीं मिलने का मतलब है बम पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं था। संदिग्ध के पकड़े जाने के डर से बम को हटाने या फेंकने की कोशिश में विस्फोट हुआ है, और यह सुधीर चौधरी का एक अपना आकलन है, और उन्होंने कहा जितनी रिपोर्ट्स, जितने इनपुट लिए गए वो। अब मैं बात करूंगा हमारे रक्षा मंत्री जी को। उन्होंने कहा है मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि लाल किले की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और सख्त सजा दी जाएगी। और इस हादसे में जो लोग मारे गए हैं उनके लिए उन्होंने संवेदना व्यक्त की। तो रक्षा मंत्री जी का भी आप सुन सकते हो। Inward, steadily, persistently, and more often than not, for the better. What truly matters, therefore, is not just the pace of technological change, but the pace at which we are able to absorb and adapt to it. I believe the power of technology is not limited to the devices or algorithm, but it lies in its all-encompassing nature, in the way it redefines every process, every system, and every decision that contributes to the national security. The spirit of harnessing new technology must extend to the way we design policy, process information, and make decisions. In that sense, technology is not only a tool, but a culture. It is a way of doing things more intelligently. It is about ensuring that the data moves faster than doubt, that decision making is informed by evidence, and that the soldier, the scientist, and the civil servant all work in synergy through shared platform. We must continue to nurture the culture of innovation by giving our scientists and startups both the freedom of imagine and the support to deliver, by encouraging collaboration over silos
and speed over procedural in Russia. Technology leadership doesn't emerge from isolated brilliance. It grows from a national ecosystem that rewards ideas, tolerates failures, and celebrates breakthroughs. India as a civilizational power can and must lead the conversation on responsible and human use of the कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और वहां पर सेना प्रमुख ने का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा आर्मी चीफ राइटली कॉल्ड इट ए 2.5 फ्रंट वार बट आफ्टर द दिल्ली ब्लास्ट उन्होंने कहा द रिएक्शन दैट फॉलोड। So finally, if I look at that, India is facing a 2.5 front, and if it is facing the land borders, then keeping in with the psyche of the people in India today, currency of victory will remain as land. And that is, with that premise, I will say that what all actions have been taken and what are we looking at. अब उन्होंने कहा कि पहले हम 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे थे, जैसे पाकिस्तान का जिक्र हो, चाइना का हो, और अंदर की जो सिचुएशन अब इस तरह की सिचुएशन है तो आप समझ सकते हो। सीडीएस रावत साहब ने कहा था कि भारतीय सेना को अब 2.5 मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। बहुत बड़ी चुनौती, वी कांट फाइट पाकिस्तान एनिमीज आउटसाइड वाइल उनका सिंपैथर्स हियर प्लॉट आरडीएक्स ब्लास्ट हो। उसके ऊपर आप सेना प्रमुख का आप ये बयान सुन सकते हो। तो दोस्तों और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, यानी स्पर्श। और स्पर्श में जो लोग माइग्रेट हो गए हैं, भारतीय सेना के पेंशनर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके लिए चिंता का सबब बना हुआ है। बहुत सारी समस्या हैं और वहां से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, सिर्फ यानी जवाब आ जाता है, वो भी उल्टा सीधा। इसको लेकर आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन ताम्रम में किया गया, उसकी आप झलक देख सकते हो। वहां पर डीएलसी 4.0 यानी आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में कैंपेन की गई और जितनी ग्रेविंसेंस हैं, जो पेंशन की परेशानी है, वहां पर उन्होंने अपने स्टॉल लगाए और वहां परेशानी दूर की, उनकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। At 2000 cities across India, with a broad target of about 2 crore pensioners being digitally empowered. In the first 9 days of the campaign, the response has been phenomenal. More than 55 lakh pensioners have submitted their digital life certificates, and for the period April to November, we have almost 88 lakh pensioners have been digitally empowered. This is a significant transformation and improvement from what we had in 2024, even 12 months. Though this अब मैं मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर बात करना चाहूंगा। ये आपके सामने आप देख सकते हो कि कल सवेरे खबर निकलती है कि भारत के एक अभिनेता हैं, पूर्व सांसद भी हैं, मैं जोड़ना चाहता हूं, सांसद भी रहे हैं, धर्मेंद्र जी, उनका निधन की खबरें चली और निधन की खबरों के बाद प्रतिक्रिया आती है चीफ मिनिस्टर्स की, बड़े बड़े मिनिस्टर्स की, मीडिया में सब प्रकार की, और पूरा भारत को पता चल गया कि उन्होंने अंतिम सांस ले ली है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी का फिर एक बयान आता है, और उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। उनका बयान आता है, जो हो रहा है वो अक्षम्य है। जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो इलाज के दौरान ठीक हो रहा हो? यह बहुत अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उनकी निजता की जरूरत का पूरा सम्मान रखें। अब ये बात तो हो गई, अब बात आती है विश्वसनीयता। आप समझ सकते हो कितना बड़ा चैनल है, आप समझ सकते हो आज तक के बड़े बड़े चैनल, उनकी पुरानी फिल्में, उनकी पूरा जिस तरीके से उनका एक तरीका है उस तरीके से अपनी खबरें प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए इस देश का कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, उनका भी आप देख सकते हो ट्वीट लिखा है, आप देख सकते हो रक्षा मंत्री जी भी लिख रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की ये सांसद हैं? उनका बेटा सनी देओल भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा है और खुद भी रहे। क्या किसी ने कॉल करके इस खबर को कंफर्म किया? क्या मीडिया इतनी खबरें चला देती है? तो ये एक सोचने वाली स्थिति है कि आखिर देश में जिम्मेदार और राष्ट्रीय चैनल इस प्रकार की बातें करेंगे तो उन बाकी चीज़ों का भरोसा लोग किस खबर पर भरोसा करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।